हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे आंसर की का सॉल्यूशन करेंगे ग्रुप सी एंड डी एग्जाम स्टेनो ग्रुप सी एंड डी एग्जाम 8 अगस्त 2025 शिफ्ट नंबर 1। पार्ट बी में रहती है दोस्तों जनरल अवेयरनेस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 रहते हैं जनरल अवेयरनेस के इस एग्जाम में। और ये आपके लिए काफी यूजफुल है क्वेश्चन। आप एसएससी सीजीएल देने वाले हो या फिर एसएससी का कोई भी आप एग्जाम देने वाले हो इन फ्यूचर, उसमें सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है, कौन सा है? ध्यान रखना आपको। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात, इसका दोस्तों जो ये निजी क्षेत्र की कंपनी, ये समूह अडानी के पास है, इसका जो स्वामित्व है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में 1947 से 1990 के बीच लागू किए गए भूमि सुधारों पर विचार करें। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों ध्यान रखेंगे 1947 से 1990 तक, ठीक है, भूमि सुधार थे जो भी, इनका जो मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधारों का, ये था भूमि स्वामित्व केस केंद्रण को कम करना और छोटे किसानों के हितों की रक्षा करना, उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोत्साहित करना। टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 53। कथन ए और रीजन है, बताना है कथन सही है या कहते हैं अभिकथन सही है, अजर्सन सही है, रीजन सही है। और रीजन जो है अजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं। अभिकथन में कहता है अजर्सन में प्रवासन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों से प्रेरित हो सकता है। प्रवासन मतलब कि माइग्रेशन अपने आप में, ठीक है। माइग्रेशन दोनों कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। परिस्थितियां कह सकते हैं नेगेटिव भी हो सकती हैं कंडीशन और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। पहला स्टेटमेंट है जो अजर्सन, ठीक है। उस पुश कारक व्यक्तियों को एक क्षेत्र से दूर ले जाते हैं, जबकि पुल कारक व्यक्तियों को एक क्षेत्र की ओर खींचते हैं। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। ध्यान रखेंगे पुश कारक वे होते हैं जो लोगों को किसी स्थान से बाहर धकेलते हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध के कारण। जबकि पुल कारक वे होते हैं जो लोगों को किसी स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा। राइट आंसर होगा यहाँ पे, देखो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है दोस्तों, ठीक है। इसलिए कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54। प्रमुख जल निकासी प्रणालियों के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन इंडो बर्मा नदी समय के साथ 3 प्रमुख जल निकासी प्रणालियों में विभाजित हो गई है। ये स्टेटमेंट ठीक है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन इंडो बर्मा नदी, जिसे शिवालिक नदी भी कहा जाता है, समय के साथ 3 प्रमुख जल निकासी या प्रणालियों में विभाजित हो गई है, और जिनका नाम है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां। पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, गंगा और उसकी हिमालयी सहायक नदियों केंद्रीय जल निकासी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी प्रणाली, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं, भारत की सबसे बड़ी जल निकासी प्रणालियों में से एक है और इसे केंद्रीय जल निकासी प्रणाली का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। थर्ड, पश्चिमी जल निकासी प्रणाली में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। दोस्तों ये गलत है। पश्चिमी जल निकासी प्रणाली में मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पूर्वी जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है, ना कि पश्चिमी। ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55। रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति कौन था? राइट आंसर होगा, इनका नाम था बीजापुर के आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 56। बताना है, ठीक है। अजर्सन रीजन, अभिकथन ए, जो प्रवासी किसी नए देश का या क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। कहता है माइग्रेंट हु एंटर ए न्यू कंट्री और रीजन आर कॉल्ड इमिग्रेंट। अपने आप में दोस्तों ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रवासी कहा जाता है, इमिग्रेंट कहा जाता है। प्रवासी वे लोग होते हैं जो अपना देश छोड़कर कहीं बस जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, दोनों ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं? ये है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, कथन कारण 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्वेशित किया गया था। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। पूंजी पर सामंती अभिजात वर्ग के बजाय व्यापारियों और उद्योगपतियों का नियंत्रण था दोस्तों, इसको, ठीक है, ये एक्सप्लेन भी करता है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इससे पीछे वाला हमने किया था जब 7 अगस्त का जो थर्ड शिफ्ट था उसमें हमने सोल्व किया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 59, 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अकुशलता अकुशलता को संबोधित किया और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया? किस प्रमुख सुधार ने? तो ये था लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, पीएसयूएस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक दोस्तों पता ही होगा आपको, मोस्ट फेमस, ठीक है, बुक किसकी? अरुंधति राय की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61, मंद युवा सूर्य विरोधाभास प्रारंभिक पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारी समझ को किस प्रकार चुनौती देता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, मंद युवा सूर्य विरोधाभास प्रारंभिक पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारी समझ को किस प्रकार चुनौती देता है, तो आपको ध्यान रखना है मंद युवा सूर्य विरोधाभास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेंट यंग सन पैराडॉक्स, इस बात को चुनौती देता है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर तरल पानी के प्रमाण के बावजूद सूर्य का उत्पादन उस समय काफी कमजोर रहा होगा, जिससे पृथ्वी को जमने से रोकने के लिए पर्याप्त गर्मी नहीं मिल पाती होगी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक और ऊर्जा इतनी कमजोर थी कि वैश्विक हिमीकरण को रोका नहीं जा सका, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, समवर्ती सूची के कानूनों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़े। पहला कहता है संघ का कानून संघर्ष की स्थिति में राज्य के कानून पर हावी होता है, अपने आप में ठीक है। राज्य का कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाए और उसकी स्वीकृति दी जाए, ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63, यूसीसी के कार्यान्वयन चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायिक व्याख्याओं और हाल के राज्य स्तरीय घटनाक्रमों के संदर्भ में सबसे सटीक है? ठीक है, सबसे सटीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों अकॉर्डिंग टू यूसीसी, गोवा और उत्तराखंड में यूसीसी को उनके संबंधित विधायी ढांचे के माध्यम से पहले ही लागू किया जा चुका है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कॉलम ए, गुफा सतल और वास्तुशिल्प विशेषता। पहला उदयगिरी, ये है, ध्यान रखेंगे, उदयपुरी गुफाएं अपने एकल चट्टान उत्खनन के लिए जानी जाती हैं, जिनमें एक से अधिक हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, जो पशु के आकार की खुदाई का एक उदाहरण है, इसलिए ए का जो मिलान होगा दोस्तों ये है पशु के आकार की एकल चट्टान की खुदाई से होता है। ठीक है, तो इसका ये आएगा। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। गुंटापली, गुंटापली में स्तूप और मिराब सहित वृत्तकार चैत्य पाए जाते हैं। बी का कहेंगे, ये होगा 1, स्तूप और मिराब सहित वृत्ताकार चैत्य हैं। खंडगिरी, खंडगिरी गुफाओं में पीछे की ओर कक्षों वाला स्तंभ युक्त बरामदा पाया जाता है, जो उनकी विशिष्ट वास्तुशिल्प विशेषता है, तो इसका आएगा फिर दूसरा। राइट आंसर होगा पहले का ए, पहले का क्या आएगा? तीसरा, पहले का तीसरा आएगा, दूसरे का पहला आएगा और तीसरे का आएगा दूसरा। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन इसने माना है फोर्थ को। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर क्या है? 4, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों? ये होता है 212 फ़ारेनहाइट समुद्र तल पर।
राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, अजमेर शरीफ के उर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह चंद्र कैलेंडर का अनुसरण करता है और संत की मृत्यु का प्रतीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, कौन सा सही है बताना है। डायट्रोफिज्म में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाती हैं, ऊपर उठाती हैं या बनाती हैं। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं प्रोसेस किस में आती हैं? डायोट्रोफिज्म में। सेकंड, एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करती हैं जो सौर ऊर्जा और टेक्टोनिक ग्रेडियंट से प्रभावित होती है। ये भी ठीक है दोस्तों, दोनों करेक्ट हैं, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, कर्नाटक संगीत रचनाओं की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है आपको बताना है। पहले कहते हैं, वर्णम आमतौर पर कर्नाटक संगीत समारोह के अंत में प्रमुख रागों का सारांश प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पहली स्टेटमेंट गलत है। वर्णम आमतौर पर कर्नाटक संगीत में समारोह की शुरुआत में प्रस्तुत किए जाते हैं, न कि अंत में। ठीक है, ये गलत है दोस्तों। अलापना में बिना लय ताल के राग का तत्कालिक विस्तार शामिल होता है, ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 69, 26 जून 2025 को टाइटंस अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया? इनका नाम था, राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, जानवी डांगेटी। जानवी डांगेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70, कैच देम यंग के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी इसरो पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित कराना है? दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है पहल युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत। अकॉर्डिंग टू युवा युविका यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं, हस्त चालन और भाव भंगिमा, जिसे बोलते हैं अभिनय करना, के माध्यम से कथा वाचन करती है? तो इसे बोलेंगे दोस्तों भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है फेमस नृत्य शैली है? तमिलनाडु में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 72, स्वैजिकवान बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। वह उत्सर्जन कम करने के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देता है। दोस्तों, इसके का क्या है उद्देश्य? उत्सर्जन कम करने वाले पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देना, ये अपने आप में उद्देश्य है। ये ठीक है, ठीक है, ये बढ़ावा देता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोडल एजेंसी है दोस्तों इसमें, ये भी अपने आप में ठीक है। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में ईंधन कुशल नए वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहित करती है, ये गलत है। ना कि शहरों में और ग्रामीण दोनों आएगा, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण इंस्ट्रूमेंट होता है सरकारी व्यय का क्या करना? विस्तार करना, मतलब कि एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है बहु मॉडल कनेक्टिविटी स्थापित करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा बड़ा सुधार लाता है? दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब कि एविडेंस एक्ट, भारतीय एविडेंस एक्ट कौन सा सुधार लाता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा साक्ष्य का डिजिटलीकरण, डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ एविडेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76, एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना की नियुक्ति किस मूल्यांकनात्मक संदर्भ में महत्वपूर्ण है?
ठीक है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है, कहते हैं किशोर मकवाना's अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ एनसीएससी इज सिग्निफिकेंट इन विच इवैल्यूएशन कंटेक्स्ट। दोस्तों किस इवैल्यूएशन कंटेक्स्ट में ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है सामाजिक न्याय प्रशासन और एस सी नीति कार्यान्वयन में, सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एससी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 77, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? सूरत, गुजरात में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78, आईएमईसी को एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर के रूप में परिकल्पित किया गया है। किसको? आईएमईसी को। निम्नलिखित में से कौन से परिवहन के साधन इसके प्राथमिक घटक हैं? दोस्तों प्राथमिक घटक में आएंगे, प्राइमरी कंपोनेंट हैं। ऑप्शन थर्ड, केवल समुद्री एवं रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित बताना आपको। पहला कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर। पहला गलत है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इन्फ्लेशन रेट या मुद्रास्फीति दर और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दोनों ही व्यापक आर्थिक अवधारणाएं हैं, इसलिए वे समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, न कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से। ठीक है, किससे संबंधित है ये? समष्टि अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से, ना कि व्यष्टि से। समष्टि मतलब कि मैक्रो से, ठीक है, ना कि माइक्रो से। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस ऑफ टी कहते हैं, ये भी गलत है। ध्यान रखेंगे, ये शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें व्यक्तिगत इकाइयां जैसे कि उपभोक्ता, फर्म, विशिष्ट बाजारों के व्यवहार का अध्ययन करती है, जैसे कि चाय की कीमत है। ठीक है, तो ये किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। ये गलत है, ये ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अर्थशास्त्र की वह शाखा है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से देखती है, जिसमें कि राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति दर और जीडीपी, ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे फेज फैक्टर शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 80, एफआरबीएम अधिनियम, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जिसको बोलते हैं, को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये आपको बताना है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, सरकारी उधारी को कम करना, टू रिड्यूस गवर्नमेंट बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध क्रम में व्यवस्थित करें। पहले आता है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, पहले चौथा आएगा। फिर उसके बाद आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, आर्टिकल 23-24। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। करेक्ट ऑर्डर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82, ईओडीबी व्यापार करने में आसानी, ईओडीबी मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहता है व्यापार करने में आसानी में कौन सा संकेतक, जो संकेत है दोस्तों, कह सकते हैं सिंबल है, वाणिज्यिक विवादों को हल करने में लगने वाले समय और लागत को मापता है। ये है, ध्यान रखेंगे, संकेतक है ऑप्शन सेकंड, अनुबंधों को लागू करना, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, बोर के मॉडल के अनुसार, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम ए हायर एनर्जी ऑर्बिट टू ए लोअर एनर्जी ऑर्बिट। इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है, ये है ए फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स इज इमिटेड, मतलब कि कक्षाओं के बीच ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा का एक फोटोन उत्सर्जित होता है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए भारत का समर्थन आईएमईसी के उद्देश्य के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? किस मिशन के लिए? तो ये है मिशन दोस्तों, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल के। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 85, इसरो के स्कैट सेट 1 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य था, आपको ध्यान रखना है, मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात पूर्वानुमान लगाने के लिए इसको, ठीक है, लॉन्च किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86, योजना और इसके कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला, पीएम जनमन, कहता है ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको लागू करता है। इसको कहते हैं कार्यान्वयन इसका करता है कौन? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये गलत है। ये आती है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये योजना आती है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत, ना कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ये इसलिए गलत है। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय, ये अपने आप में ठीक है। समर्थ सीम किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको क्या करता है? कार्यान्वयन करता है इसका। इसका उद्देश्य क्या है? वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना, और यह योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा बयान राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के संबंध में सही है? पहला, सरकार की अधिकतम संख्या होने के बावजूद गवर्नर की सिफारिश राज्य सरकार की बर्खास्तगी का कारण बन सकती है। दोस्तों, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, राज्य सरकार की अधिकतम संख्या होने के बावजूद भी गवर्नर गवर्नर की सिफारिश राज्य सरकार की बर्खास्तगी का कारण बन सकती है। राष्ट्रपति को अगर वो सिफारिश करेगा तो ये डिपेंड नहीं करता कि संख्या कितनी है। तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है, कि वो बर्खास्त कर सकता है सरकार को। राज्य सरकार की अधिकतम संख्या होने के बावजूद भी गवर्नर की सिफारिश राज्य सरकार की बर्खास्तगी का कारण बन सकती है, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, पीएसएलवी और जीएसएलवी को प्रतिस्थापित करने के लिए इसरो की नई नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एनजीएलवी परियोजना में किस उन्नत तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है? दोस्तों, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका क्या किया जा रहा है? परीक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है टेक्नोलॉजी अर्ध क्रायोजेनिक इंजन के साथ पुनः परियोज्य बूस्ट चरण, मतलब कि रीयूजेबल बूस्टर स्टेज विद सेमी क्रायोजेनिक क्रायो क्रायोजेनिक इंजन। ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90, हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई होती है 55 मीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से श्रीविजय साम्राज्य के विरुद्ध समुद्री अभियानों के लिए किस चोल शासक को जाना जाता है? इसके लिए जाना जाता है चोल शासक राजराजा प्रथम को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 92, धान के खेतों और आर्द्र भूमियों में पाए जाने वाले जल भरित मृदा की कौन सी विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति सीधे तौर पर मीथेन, जो एक प्रबल ग्रीनहाउस गैस है, के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव उत्पादन को सक्षम बनाती है? ठीक है, कौन सी विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति? तो ये होती है, ध्यान रखेंगे, कंडीशन एनारोबिक ऑक्सीजन रहित स्थिति, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एनारोबिक ऑक्सीजन रहित स्थिति धान के खेतों और आर्द्र भूमियों में पाए जाने वाले जल भरित मृदा की विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति सीधे तौर पर मीथेन, जो एक प्रबल ग्रीनहाउस गैस है, के महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव उत्पादन को सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 93, मेटानिल येलो, जो एक अप्रकार अप्राकृतिक रंग गैर स्वीकृति डाई है, का अक्सर हल्दी में मिलावट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी उपस्थिति की पुष्टि किस रासायनिक परीक्षण है? कौन सी केमिकल दोस्तों एक्सपेरिमेंट है, परीक्षण है, रिएक्शन है, के साथ की जा सकती है? इसकी पुष्टि की जा सकती है, उपस्थिति की प्रेजेंस की इसकी जो, ठीक है, पुष्टि की जा सकती है, ये की जा सकती है एल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड टेस्ट यील्डिंग पिंक कलर के साथ।
एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फ्रिक्शन करने पर गुलाबी रंग प्राप्त होता है। इसके तहत इसकी क्या जा उपस्थिति की पुष्टि की जा सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, कथनों को पढ़ें और सही उत्तर सही विकल्प का चयन करें। पहला कहता है सर चार्ल्स नेपियर ने नैतिक और कानूनी आधार पर सिंध के विलय को उचित ठहराया। पहली स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको गलत है। सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध के विलय को नैतिक या कानूनी आधार पर उचित नहीं ठहराया था दोस्तों, ध्यान रखना है, बल्कि उन्होंने इसे एक राजनीतिक और सैन्य आवश्यकता के रूप में देखा था। रीजन कहता है उन्होंने इस दुष्टता का एक उपयोगी मानवीय टुकड़ा बताया। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से सिंध के विलय को दुष्टता का एक उपयोगी मानवीय टुकड़ा, यूजफुल पीस ऑफ रेस्केलिटी कहा था, जो दर्शाता है कि उनका मानना था कि यह कार्य नैतिक रूप से संदिग्ध था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश हितों के लिए फायदेमंद था। ये रीजन ठीक है, ये गलत है। ठीक है, एजरसन। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है दोस्तों? इसके लिए मुख्य हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसके लिए सॉरी, वो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी के ऊपर बनाया गया है, भारत के उड़ीसा राज्य में। ठीक है, संबलपुर, उड़ीसा के संबलपुर में इसको बनाया गया है। अब इसके बारे में कहता है बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? इसके लिए मुख्य नदी है, ध्यान रखना आपको, महानदी। ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, क्या आएगा इसका उत्तर? महानदी आएगा। ये ऑप्शन दोस्तों गलत हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 96, खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको, मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। और सॉरी, एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं खेलते टाइम? 9 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान को प्राय अर्ध संघीय या रूप में संघीय भावना में एकात्मक के रूप में वर्णित किया जाता है, मुख्य किस विशेषता के कारण? तो ये विशेषता है, राइट आंसर होगा, संघ सरकार की मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्तियां और शक्तियां केंद्र सरकार की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 98, यदि किसी देश की कंपनी बोर्ड में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करने वाली नीति के कारण ट्रिपल जी आर में सुधार होता है, तो ट्रिपल जी आर का कौन सा आयाम सबसे अधिक सीधे तौर पर प्रभावित होगा? ट्रिपल जी आर का मतलब है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसमें जो आयाम प्रभावित होगा ये होगा आर्थिक भागीदारी और अवसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है, यदि किसी देश की कंपनी बोर्ड में महिलाओं की समानता प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करने वाली नीति के कारण ट्रिपल जी में दोस्तों सुधार होता है, तो कौन सा ट्रिपल जी का कौन सा आयाम प्रभावित होगा, अधिक सीधे तौर पर प्रभावित होगा? ये होगा आर्थिक भागीदारी और अवसर। क्वेश्चन नंबर 99, वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष रक्षण प्रदान किया था? इसका नाम है दोस्तों हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी बोलते हैं जिसको हम, की अवधारणा किस देश के संविधान से उधार ली गई है? मोस्ट फेमस क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो राइट आंसर होगा आयरलैंड से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।